के सब कुछ आ जाए इसके। हाँ जी जी। अच्छा राबिया, आपने जो क्वेश्चन किया है एक बार फिर से क्वेश्चन बोल लो ताकि फिर मैं उसका मिलके डिस्कस कर लें जी। मैम एक लेबर बोर्ड का सिनेरियो था कि दो पेशेंट्स के सिनेरियो डिस्कस थे। एक में सारी वो यूट्राइन रप्चर वाली थी, स्पेयर पेन एंड हेड का नीचे स्टेशन नहीं मिल रहा और उस तरह का बना के कि रप्चर हो गया है ड्यूरिंग लेबर, एक वो था। और एक था कि आपकी ना रेक्टर एक्टॉपिक यानी शोल्डर टिप पेन और इस तरह करके वो सारी एक्टॉप रप्चर हम्म। एक्टॉपिक का बना के। तो उसे प्रायोरिटाइज करना था, तो मैं उसमें बहुत बिल्कुल। कंफ्यूज थी। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, जो रप्चर यूट्रस है ना और रप्चर एक टॉपिक, इसमें से अगर आप मेरे से पूछो अल्लाह ना करे मोर्टेलिटी पहले किस में हो सकती है, कहाँ की राबिया? आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। सो इसमें मोर्टेलिटी पहले किस में हो सकती है? इसमें पहले मोर्टेलिटी रप्चर्ड एक टॉपिक में हो सकती है, राइट? देखो जो तो रप्चर्ड एक टॉपिक है एंड यू नो शी इज रप्चर्ड एक टॉपिक, एक तो होता है इंटैक्ट एक टॉपिक, एक कंफर्म रप्चर्ड एक टॉपिक है। तो वो तो किसी भी टाइम पे शॉक में जा सकती है, मतलब उसमें 1 मिनट पहले पेशेंट का वाइटल्स आ रहे होते हैं और अगले मिनट ही शी कैन गो इन शॉक। इसलिए रप्चर्ड एक टॉपिक आप लोगों के लिए अदरवाइज प्रैक्टिकली भी और ऑफ कोर्स एग्जाम में भी उसी तरह अप्रोच होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये एडवाइस है कि जब पेशेंट शिफ्ट इवन हो रहा होता है ना ओटी में, यू हैव डायग्नोस्ड इट in your labor ward के she is a case of ruptured ectopic and now you're shifting to, you know that you're shifting her to operation theater एंड यू नो कि सर्जरी होने वाली है और ये ब्लीडर पकड़ा जाएगा, लेकिन शिफ्टिंग के दौरान भी एक अच्छा वाला पेशेंट जिसके वाइटल्स ठीक थे लेबर वार्ड में, टिल द टाइम शी रीचेज ऑपरेशन थिएटर, चाहे वो 30 सेकेंड्स का डिस्टेंस क्यों ना हो, वो पेशेंट शॉक में जा सकती है। क्योंकि आपको वो लिमिट नहीं पता कि उसकी बॉडी कितने ब्लड लॉस के बाद एकदम से शॉक में चली जाएगी, राइट? सो दैट रप्चर्ड टॉपिक पेशेंट में ऑलरेडी भी एनीमिक ऑलरेडी, और वो शायद 500 ml की इंट्रापेरिटोनियल ब्लीड से ही वो शॉक में चली जाएगी। और तो इसलिए जब आप पेशेंट इवन शिफ्ट भी कर रहे हो लेबर वार्ड से थिएटर में, बेशक उसके वाइटल्स ठीक थे लेबर वार्ड में, बट शी इज अ केस ऑफ रप्चर्ड एक्टोपिक, उसको आप डबल आईवी लाइन और लार्ज बोर आईवी लाइन लेके और हेड और ट्रिप के साथ शिफ्ट कराते हो, राइट? वी डोंट जस्ट शिफ्ट हर टू ऑपरेशन थिएटर। उसके साथ ऑब्वियसली एक डॉक्टर चाहता है उससे पेशेंट को ड्रिप लगी होती है, बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिफ्टिंग एंड टिल द टाइम anesthesia is given she can go in shock at that time as well. So ruptured ectopic का prognosis is very very unpredictable, वो बिल्कुल ही आर और पार होता है। जो रप्चर यूट्रस है, सुनने में और सोचने में ऐसा लगता है कि रप्चर यूट्रस हो गया है तो इसको हम सारी चीजें छोड़ छाड़ के तो हम कर ले, ये भी ठीक है। लेकिन देखो जो हम ऑब्स्टेट्रिक्स में मोर्टेलिटी का ये जरा एक दफा टाइम ड्यूरेशन देख लेना कि क्लेम्शिया में मोर्टेलिटी कितनी देर बाद होती है, रप्चर यूट्रस में मोर्टेलिटी कितनी देर बाद होती है, एक्सेट्रा। पीपीएच में मोर्टेलिटी सिमिलरली जैसे रप्चर एक टॉपिक है, पीपीएच उससे भी बुरी चीज है क्योंकि पीपीएच में तो साथ ही डीआईसी भी होगा, राइट? सो पीपीएच तो सबसे नंबर 1 पे आएगा क्योंकि उसमें तो शायद घंटे से भी पहले, मतलब पेशेंट आपके हाथ से ही निकल जाता है, क्योंकि फिर आप उसे मैनेज भी नहीं कर सकते वन चीज इन डीआईसी। पीपीएच और एपीएच ये दो चीजें बहुत खतरनाक है। रप्चर्ड एक टॉपिक इज अनप्रिडिक्टेबल। अगर आप इन दो में मुझे प्रायोरिटाइज करने को कहोगे रप्चर्ड एक टॉपिक वर्सेस रप्चर यूट्रस, तो रप्चर्ड एक टॉपिक की ज्यादा प्रायोरिटाइजेशन है क्योंकि वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। वो पेशेंट मैंने बताया कि उस टाइम पे भी शॉक में जा सकती है जब तक वो लेबर रूम से थिएटर में शिफ्ट हो रही है। जो रप्चर यूट्रस है ना, उसके अंदर कुछ आप कंफर्म कर लेना, कोई टाइम ड्यूरेशन है कि इतने आवर्स तक पेशेंट उसका सर्वाइवल, बेबी का तो ऑफ कोर्स आईयूटी हो जाएगा, लेकिन पेशेंट का सर्वाइवल का कुछ है टाइम पीरियड जिसमें पेशेंट फिर भी कर जाता है। तो इफ यू हैव जस्ट वन ऑपरेशन थिएटर एंड यू हैव जस्ट वन सर्जन और उससे मैनेज करना है तो रप्चर टॉपिक को करके, बिकॉज एक तो वो लेसर ड्यूरेशन की सर्जरी होती है डेफिनेटली, और आप जल्दी उसे पकड़ लेते हो, उसमें सीनियर का काम भी बहुत थोड़ा है। वो फौरन अगर लेप्रोस्कोपी के लिए हो रही है तो ब्लीडर पकड़ के वो हैंड ओवर कर सकते हैं 4th ईयर रेजिडेंट को या 3rd ईयर रेजिडेंट को, या वो एंड देन इमीडिएटली शी कैन गो टू द अदर सर्जरी विच इज रप्चर यूट्रस। सो उसमें ये हो जाता है, अगर अगर रप्चर यूट्रस विद अलाइव बेबी है तो बड़ा वो फिर कंट्रोवर्शियल सी बात हो जाती है, बट अगेन अलाइव बेबी विद रप्चर यूट्रस में बेबी के तो सर्वाइवल जाहिर है, अगर वो रप्चर यूट्रस मेंशन है तो प्रोबेबली वो आईयूडी होगा। जी यस्मीन, किसी और ने इसमें कुछ ऐड करना है तो? ये काफी मैम कंट्रोवर्शियल और मैं काफी ये करना कंफ्यूजिंग सिनेरियोज हैं आपस में वैसे, मतलब बोथ आर ऑब्स्टेट्रिकल इमर्ज, बड़ी खतरनाक इमरजेंसीज हैं लेबर वार्ड की, नॉट ऑब्स्टेट्रिकल। जाहिर है एक टॉपिक को तो हम गायनी में काउंट करते हैं, बट इसमें अगर आप देखो मैम तो मैं इसीलिए जी।
मैम जी मैं इसी यास्मीन। में ही करना चाहती हूँ। मैम आपने बताया हम्म। कि कोई टाइम ड्यूरेशन है, मतलब गाइडलाइंस में ना, हाँ बैकग्राउंड हाँ में। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने वो नहीं पढ़ी, लेकिन एक आइडिया ऐसे आ रहा है कि हो सकता है हम्म। प्रेगनेंसी में कॉम्प्रोमाइज इसलिए कम हो रही है क्योंकि जो चेंजेस हैं, फ्लूइड रिटेंशन है बॉडी में, तो इस वजह से वो लेट जो है ना कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और एक्टॉपिक अभी हम्म। अर्ली प्रेगनेंसी है तो इतनी चेंजेस नहीं होती, या हो सकता है इस वजह से जो है वो कंपनसेटरी जल्दी डिकम्पनसेट हो जाती है। यस, देखो बोथ आर वेरी बैड इमरजेंसीज, लेकिन देर इज अ टाइम पीरियड फॉर मोर्टेलिटी। हमने जाहिर है अगर प्रायोरिटाइज करना है तो हमने मोर्टेलिटी के हिसाब से करना है। रप्चर्ड एक टॉपिक में देर इज जिसे कहते हैं ना, टैप की तरह का ब्लीडर खुला होता है। रप्चर्ड एक टॉपिक में इट मे नॉट बी लाइक दिस, बेबी इज इन द एब्डोमिनल कैविटी, यस इट इज ऑल्सो वेरी बैड ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी विद वेरी हाई मोर्टेलिटी रेट, लेकिन इट शुड नॉट बी डिलेड। बट अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है तो आपको पहले रप्चर टॉपिक है फिर रप्चर यूट्रस करना है। मेरा मेरा तो ये आइडिया है। सो अगर आप इसको मजीद इस पे कोई कमेंट करना है या इसको चेक करना है तो वो जरूर कर लेना। बट देर इज ऑलवेज, और इस ये बड़ा ही, ये जो प्रायोरिटाइजेशन वाला स्टेशन है ना, इट्स नॉट जस्ट द प्रायोरिटाइजेशन जो आप अपने लेबर रूम के एक्सपीरियंस से बोलोगे। जैसे ये सिनेरियो दे दिया, कितना ही कंफ्यूजिंग है इसमें। आपको थोड़े से टाइम ड्यूरेशन का, कुछ कुछ ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज होती हैं जिसमें घंटे से भी ज्यादा पेशेंट नहीं लाइव रह सकता, या 2 आवर्स से भी पहले आपको उसे मैनेज करना होता है। और कुछ ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज होती हैं जिसमें 24 आवर्स भी गुजर जाते हैं पेशेंट को उस कंडीशन में, इवन देन शी कैन सर्वाइव। सो आप, और कुछ में 6 आवर्स। सो ये चीज आप थोड़ा सा इसका टेबल कहीं से ढूंढ के कर लो कि मैम कितने आवर्स का कितना है, तो उसमें आप अपनी बात जस्टिफाई भी कर सकोगे और आपकी प्रायोरिटाइजेशन आसान हो जाएगी। मैम जी फिरोज। जी। मैम वो जो रप्चर वाली होती है ना, रप्चर यूट्रस वाली, वो पेरी फ्री से आती है, मतलब गांव से आती है। कितने आराम उनको से दो पहुंची होती घंटे हैं। घंटे वो जी। स्टेबल होती है। जी। जी। सो देर और इज अ एक्टोपिक टाइम में सडन ड्यूरेशन। कोलैप्स हो जाती है। एक टॉपिक तो मैंने आपको कहा है कि अगर लेबर रूम में आपने पेशेंट ली है एंड यू नो शी हैज गॉट रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फॉर एग्जांपल अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज हो गया या फिर क्लिनिकली आपको लगा है, तो डोंट वेस्ट टाइम इन इवन गेटिंग अल्ट्रासाउंड एट टाइम्स। अगर आप क्लिनिकली उसे डायग्नोज कर रहे हो कि वो हार्ड रिजिड एब्डोमेन है उसकी हिस्ट्री से, और तो बस जस्ट शिफ्ट हर टू ऑपरेशन थिएटर विद अ ड्रिप। वो इतना यस टाइम भी मैम। कई दफा नहीं होता। कई दफा होता है ना, कुछ लोग कहते हैं हम सेकंड ओपिनियन के लिए यहाँ से स्कैन भी करा लें, चलो अभी वाइटली तो वो स्टेबल है, और बट एक पेरिफेरी का स्कैन है उसमें रप्चर्ड टॉपिक है और वो क्लिनिकली भी आपको रप्चर्ड टॉपिक ही लग रही है, तो डोंट वेस्ट टाइम। और कई दफा होता है कि शी इज रिसीव्ड इन द लेबर रूम एंड शी इज वाइटली स्टेबल एंड, तो अगर आपने उसका स्कैन भी कराना है तो ऑफकोर्स लेबर रूम में ही बुला के फटाफट करोगे बिकॉज वाइटली स्टेबल है, एंड ऑब्वियसली आपको लीगली डॉक्यूमेंट्स तो पूरे रखने हैं अपने। और लेकिन आप ये ना समझो कि शी इज वाइटली स्टेबल तो बस अब हम स्टाफ के साथ इसको थिएटर में शिफ्ट करा दें। शी कैन कोलैप्स ड्यूरिंग शिफ्टिंग, और जब कोलैप्स्ड पेशेंट थिएटर में जाता है तो उसकी सर्जरी मजीद डिले हो जाती है, क्योंकि वो एनेस्थीसिया वालों के लिए एक और प्रॉब्लम होती है, उसको पहले स्टेबलाइज करना होता है फिर वो एनेस्थीसिया देते हैं। सो जब भी आप शिफ्ट भी इवन करा रहे हो तो भी डबल आईवी लाइन, लार्ज बोर कैनुला विद हाइड्रेशन कंटिन्यूइंग, उसको फटाफट उसके साथ और विद डॉक्टर शिफ्ट कराते हो ताकि उसमें कोई डिले ना हो। शी शुड नॉट गो इन शॉक वंस शी हैज रीच द हॉस्पिटल। अब उसका शॉक में ना जाना अब आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। जी यास्मीन। मैम इनबॉक्स में किसी ने मैसेज लिखा है, हाँ। किसी ने, डॉक्टर फातिमा ने। वो अच्छा, आप हैंड रेस करके पढ़ लिया करो जल्दी, वो बता, आप यास्मीन रीड कर दो जल्दी से। मैम अभी विजिट, फातिमा हाँ खुद ही मैम, कर लिया करो ओबेस बेटा। पेशेंट है, जी। अनमैरिड, 36 ईयर ओल्ड, केम विथ इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, नो सिग्निफिकेंट पॉइंट इन HOPI एंड एब्डोमेन पे। और उसके अलावा जो है थायराइड एग्जामिनेशन पे भी कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं थी उसको। 6 into 7 सेंटीमीटर का डर्मोइड सिस्ट था जो कि इंसिडेंटल फाइंडिंग थी। हम्म। तो अब तो डॉक्टर पूछना चाह रही है, एडवाइस करेंगे हाँ। उसको ट्यूमर मारकर और उसकी सिस्टेक्टमी जी। होगी? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, एक तो डर्मोइड का डायग्नोसिस हो जाता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। वंस अल्ट्रासाउंड इज लाइक 100% डायग्नोस्टिक। अगर वो आपको लिख के भेज रहे हैं कि इट्स अ डर्मोइड बिकॉज उनको टीथ नजर आ गए, सेबेशियस टिश्यू कुछ नजर आ गया या जो भी, एंड यू आर श्योर दैट शी इज हैविंग डर्मोइड, तो फिर मेरा तो ख्याल है कि ट्यूमर मार्कर्स भी कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाउएवर शी विल नीड सिस्टेक्टमी बिकॉज डर्मोइड की एक ही ट्रीटमेंट है और वो सर्जरी। वो आज कराए या कल कराए वो करानी होगी, वेदर शी इज अनमैरिड, वेदर शी इज 20 और वेदर शी इज 36।
जो भी एज है, डर्मोइड की ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। although it's benign but surgery and it's a big dermoid, it's 6 into 7 centimeter dermoid. इसके अंदर तो जल्दी ही सिस्टेक्टमी प्लान कर लें, because the cyst is large and she can end up in any type of complication. अगर ये ट्विस्ट कर जाए, टॉर्जन हो जाए, तो वेरियन टिश्यू भी डैमेज हो जाएगा, तो इट्स बेटर नॉट टू डिले। However, अगर कोई 20 years old, 22 years old, very young patient with who is also unmarried, उसकी आगे शादी भी planned है, तो और 2 into 3 centimeter की there is no as such emergency to get the surgery done, after marriage भी हो सकता है, but dermoid care treatment is surgery। जी यास्मीन, जी ठीक हो मैम, क्या? बस यही था। ऑल राइट, गुड। सो आज हमारा वैसे टॉपिक डायबिटीज है, तो हम वो करते हैं। अगर किसी के पास सिनेरियो है, हमें लास्ट टाइम किसी डॉक्टर ने वॉलंटियर भी किया था, if she wants to do it, I think डॉक्टर नायला थी। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नायला? आपके क्वेरीज भी थी कुछ डायबिटीज से रिलेटेड, कोई सिनेरियो है आपके पास तो बता दो। जी मैडम, हम्म patient patient at 33 weeks of gestation, um, diagnosed with the gestational diabetes and PIH from after 20 weeks. So, हम्म and she is taking tablet Eldomet, हम्म and she has started insulin in the hospital. और ग्रेविडा पेरा क्या है? Madam, Gravita 3 para 2 previous to C-section. ठीक है, चलो। सो ये दिया हुआ सिनेरियो में, सो शी इज ग्रेविडा 3। एज क्या पेशेंट की? मैडम पेशेंट की एज एग्जैक्टली तो 30। याद नहीं मुझे, लेकिन मतलब चलो 35 लेट्स थी मेक इट ऑलमोस्ट, 30। 35 था। चलो 35। यस So she's 35 years of age, gravida 3, para 2, with previous 2 cesarean section. Excuse me. Now at 33 weeks, with diagnosed case of gestational diabetes and pregnancy-induced hypertension since 20 weeks of pregnancy, and she is on Aldomet यस मैम। and she's started with insulin in the hospital. ठीक है, now you'll manage। इसका हम स्ट्रक्चर्ड वाइवा टाइप कर लेते हैं। अब स्टार्ट करो नायला। मैम स्ट्रक्चरल डिस्कशन। स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लेते हैं ना। मैंने आप इसकी हेलो। हिस्ट्री में सेलिएंट पॉइंट्स बताओगे जी। मैंने कहा स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लेते हैं ना। टू स्टार्ट विद क्विकली हिस्ट्री के सेलिएंट पॉइंट्स बताओ, एग्जामिनेशन के बताओ, इन्वेस्टिगेशन, एंड देन विल मैनेज इट क्विकली। आप स्टार्ट कर दो जी। अच्छा, असल में मैंने मैडम इसको जो है ना शॉर्ट केस के उसमें किया था, क्योंकि कुछ नहीं है, अब स्ट्रक्चर्ड आ एग्जाम गया। देखो ये कोई बच्चों वाला एग्जाम तो कुछ है नहीं, कोई मेरा ये बात अच्छा नहीं। नहीं हुआ था शॉर्ट के। छोड़ दो, शॉर्ट केस भी कर लेंगे जी जल्दी से। क्विकली हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेते हैं, तो फिर शॉर्ट केस करके कर लेंगे जी। Assalamu alaikum. I am Dr. Naila, one of exam candidate. I have read the scenario and I am ready for structural discussion. हम्म As after introduction and biodata, I will ask patient. I will confirm details given in the scenario that she is gravida 3 para 2 previous to C-section, last childbirth 3 years and gestational age 33 weeks, admitted with deranged blood sugar level, and for optimization of her blood sugar level, and she is also a known case of PIH, and she is taking tablet Eldomet. I will then I will confirm the details given in the scenario, and will ask details of her presenting complaint, uh, and that what is ठीक है, गुड, बताओ। how she diagnosed with GDM in this pregnancy, and did OGTT done, or her six level blood sugar level, how much insulin she is taking, and what is the dose of insulin, and did she counsel about diet chart, and how is the pregnancy going on, and what is she taking for
as she is taking tablet Aldomet for PAH, I will ask about is her did her blood pressure control with the tablet Aldomet or not, and I will also ask for her dating scan, anomaly scan for any gross fetal anomaly, and I will ask for her symptom of urinary tract infection or vaginal discharge in this pregnancy, and any history of polyuria, polydipsia, and I will also ask did she ठीक है, you're doing counsel good. for Hmm. septicemia, and uh, I I will also ask is did she have any episode of PV bleeding or leaking in this pregnancy, and have any history of abdominal pain, and I will also ask for any history of nausea and vomiting in this pregnancy, and Hmm. I will ask for any ठीक है, अच्छा, सो क्विकली, epigastric pain, and ताकि हम इसको, ठीक है, यू डूइंग गुड। सो द थिंग इज कि वैसे अपने आप को हर वक्त इस चीज के yes लिए ma'am. प्रिपेयर्ड रखो कि कोई भी केस हो तो आप फौरन कर लो। आपको शुरू में थोड़ा सा काफी टाइम लगा, एक्चुअली Yes 2 मिनट सिर्फ अपने ma'am. आप को कंपोज करने के लग गए। नाउ इज द स्टेज आफ्टर 4 years ऑफ ट्रेनिंग और इंशाल्लाह आफ्टर रिटन एग्जाम एंड ऑल, कि डज इट शुड नॉट रियली मैटर कि आपसे क्या रिक्वायर किया जा रहा है, ठीक है। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर दिस फॉर द एग्जाम ओनली। आपको माशाल्लाह 4th year रेजिडेंसी के बाद से अगर आप प्रैक्टिस भी शुरू करो, इफ यू आर सिटिंग इन अ क्लिनिक ऑल्सो, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मतलब आपको 2 मिनट भी नहीं लगने चाहिए अपने आप को कंपोज करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में तो देख लो ना, अगर टोटल 10 मिनट है और 2 मिनट आप सिर्फ पूरे सिनेरियो को ही बोलने में रिपीट कर रहे हो, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। सो द थिंग इज के जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा, और वो उस चैनल के ऊपर अपलोडेड भी है वो लेक्चर, कि हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ। उसके अंदर कि मैंने कहा था कि आप सबका होमवर्क है कि अपनी फिंगर टिप्स पे आप हिस्ट्री कर लेंगे, तो बड़ा ही बेसिक सिनेरियो है। इट इज अबाउट डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। ये तो वो चीज है जो आनी है एग्जाम में, कहीं ना कहीं आपको जरूर जिक्र होना है, अगर अलग से सिनेरियो ना भी हुआ तो। इसकी तो हिस्ट्री इन दोनों चीजों की आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, कि हाउ आर आपके तो एक लाइन से ही पता चल जाना चाहिए कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज का कैसे पता चला, और इफ शी इज ऑलरेडी अ नोन केस ऑफ डायबिटीज, क्रॉनिक डायबिटीज, तो अब वो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज है। तो ये तो चीजें तो मतलब एक लाइन से पता चल जाना चाहिए। एंड देन उसके आगे भी, और फिर ये जो बायोडेटा है इसमें क्या क्या चीजें मिसिंग है। और फिर यू कैन स्टार्ट बिकॉज शी स्क्राइब्ड 3 para 2, तो उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसीज का इस प्रेगनेंसी से कितना ज्यादा रिलेशन है, उसकी एज भी इतनी कम नहीं है, शी इज 35। सो शी मे बी क्रॉनिक डायबिटिक। मुझे तो प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज वाला एलिमेंट का भी कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज शी इज नॉट वेरी यंग। सो ये 2-3 चीजें आप जो है ना, आपको इसको इसी तरह से लेके चलना है। आप आपके तो जैसे ही बात हुई कि हिस्ट्री के सेलियंट पॉइंट्स आपने देखे, ये जो सिनेरियो जब दिया होता है ना, उसमें की पॉइंट्स पिक करने होते हैं हमेशा से। जैसे अब आप सबने माशाल्लाह अगर एमसीक्यू क्लियर कर लिया हुआ है या रिटर्न का भी देना भी है, उसकी एक टिप सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जब आप सिनेरियो पढ़ते हो या जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, तो उसमें से इम्पोर्टेंट वर्ड्स को पिक कर लेते हो। आपने वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पिक कर लिया, आपने पिक कर लिया 35 years, आपने पिक कर लिया शी इज प्रीवियस टू सिजेरियन सेक्शन, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये 2-3 चीजें आपने पिक कर ली। तो अब आप उसके बाद देखो ना कि क्या है। ओके, एज इज गिवन, उसका क्या क्या चीजें बायोडेटा में नहीं दी हुई, शी वाज श्योर ऑफ डेट्स और नॉट, उसकी एलएमपी ईडीडी नहीं दी हुई। और इसी तरह मे बी हर एड्रेस इज नॉट गिवन, हर ब्लड ग्रुप इज नॉट मेंशन्ड, हर प्रोफेशन, हर हस्बैंड प्रोफेशन। तो आप क्विकली कर सकते हो कि मैं ये चीजें रूल आउट करके उसके बाद आप उसके मैं जल्दी से हिस्ट्री के पॉइंट्स बोल देती हूँ, ताकि नाइला स्ट्रक्चर डिस्कशन के वो शॉर्ट केस चाह रही थी, तो हम ताकि उसको शॉर्ट केस ही बना के भी कर ले। सो देखो, डायबिटीज है और हाइपरटेंशन टू स्टार्ट विद, आपने पहले तो रूल आउट करना है कि जी शी इज 35। सो आई वुड लाइक टू नो कि इफ शी वाज रियली डायग्नोस्ड एट 20 weeks, या उससे पहले इसका जीटीटी हुआ था, या उससे पहले इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट हुआ था, शी हैड एनी record of blood sugar levels before pregnancy as well। तो वो चीज आपने पहले लाइन में बोलनी है, बिकॉज ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यू रियली वांट टू नो, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। इन दोनों की मैनेजमेंट फर्क है, इन दोनों पेशेंट्स की। सो
ये आपने रूल. एंड सिमिलरली हाइपरटेंशन, वेदर इट स्टार्टेड इन दिस प्रेगनेंसी और इट स्टार्टेड बिफोर द प्रेगनेंसी, और इफ देयर वाज एनी रिकॉर्ड अवेलेबल इन द अवेलेबल बिफोर प्रेगनेंसी. ये चीज करके फिर आपने करना है कि प्रीवियस प्रेगनेंसीज में क्या स्टेटस था इसका. ग्रेविडा 3 पैरा 2 है, उसमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का क्या स्टेटस था, क्या पिछले में मैक्रोसोमिया था, क्या कोई खुदा ना खास्ता आईयूडी थी, कोई मैक्रोसोमिया था, कुछ और नॉर्मली, या वो सारा, या आईयूजीआर हाइपरटेंशन या एब्रप्शन. सो कोई चीज हो जो इंडिकेट करे कि प्रीवियस. तो ये दो चीजें आपने रूल आउट करके कि प्रीवियस प्रेगनेंसीज और प्री एग्जिस्टिंग मसला तो नहीं था, उसके बाद आपने स्टार्ट करना है. यू कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्विकली. जैसे नायला ने जब कंपोज कर लिया तो फिर इसकी यू नो सही वाली ट्रेन स्टार्ट हुई. वो 2 मिनट्स बट लगे टू कंपोज अ सेल्फ, विच इज नॉट गुड. दिस टू मच इज अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, आपको शायद 2 से 3 यस सेकेंड मैम। ही चाहिए अपने आप को कंपोज करने के लिए, ताकि आपकी वो चीज स्टार्ट हो जाए. और फिर उसी तरह जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्विकली, सेकंड ट्राइमेस्टर डेट्स, नॉर्मली स्कैन एटसेट्रा. उसके बाद क्विकली आप डायबिटीज से रिलेटेड और हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं, जो कि नायला भी बोल रही थी, फिर मैंने बीच में रोक दिया ताकि हम इसको शॉर्ट केस क्विकली कर लें. तो वही सारे के इन्फेक्शंस, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, डिलेड वुंड हीलिंग, और हाइपोग्लाइसीमिक अटैक्स, और वो सारी चीजें. और हाइपरटेंशन से रिलेटेड वही हेडेक, विजन, नोजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, स्वेलिंग्स, और ब्लरिंग ऑफ विजन, और वो सारा कुछ. एट टाइम्स कई दफा डायबिटीज से रिलेटेड थायराइड डिजीज भी है, तो आप वो उसको भी थोड़ा सा देख सकते हो, स्पेशली फिर प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज. और अगर प्री एग्जिस्टिंग और ये ओवरलैपिंग है, समझ नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली फिर हम इसको प्री एग्जिस्टिंग ही लेके चलते हैं टिल प्रूवन अदरवाइज आफ्टर प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स. सो आप उसका फंडोस्कोपी, हार्ट और रीनल चेकअप की भी बात कर लोगे. सो ये 2-3 चीजें. उसके बाद आप जो है सो हिस्ट्री में आप क्विकली इसी तरह. उसके बाद यस, बहुत इंपॉर्टेंट जो जिसपे नायला वैसे एम्फसाइज कर रही थी कि अब तक की जो मैनेजमेंट है उसमें ओरल हाइपोग्लाइसीमिक के डाइट, एक्सरसाइज का क्या ट्रेंड है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, इंसुलिन, एल्डोमेट का कंट्रोल, कंप्लायंस, वो सारी चीजें क्या है. हिस्ट्री के बाद आप क्विकली एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन इसके अंदर आप हाइपरटेंशन और डायबिटीज का मिला के फोकस पे. ऑब्वियसली जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइपरटेंशन की वजह से आप इन स्पेसिफिक इसका पल्स और रेडियल डिले और रेडियो फेमरल डिले की बात कर सकते हो. ब्लड प्रेशर की इन स्पेसिफिक बात कर सकते हो. जेवीपी की बात कर सकते हो, बिकॉज हाइपरटेंशन डायबिटीज का दोनों का ताल्लुक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से होता है. उसके बाद आप उसका सेक्रल और पीटल एडीमा की स्पेशली बात कर सकते हो हाइपरटेंशन की वजह से. कुछ लोग रीनल ब्रूई की भी बात करते हैं, देख लेना अगर कन्या. उसके बाद आप उसके रिफ्लेक्सेस की बात करोगे हाइपर. सो आपने स्पेसिफिक पॉइंट्स इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे भी आपने एम्फसाइज कर देना. ऑब्वियसली बाकी का तो जनरल फिजिकल होता ही है, लेकिन जो स्पेसिफिक सेलियंट पॉइंट्स है. और उसके बाद उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, जो डायबिटीज हाइपरटेंशन दोनों में मोर लेस सेम ही होता है, एक्सेप्ट कि आपको डायबिटीज में लाइकर ज्यादा मिल जाए या मैक्रोसोमिया मिल जाए, तो फिर आप वो बात कर. हाउएवर उसमें भी आप मेंशन ही करोगे. और फिर आप उसका पैल्पेबल कॉन्ट्रैक्शन की भी बात करोगे कि वो प्रीटर्म या ऐसा कुछ का तो नहीं. देशा एंड शी इज प्रेग्नेंट 3 पैरा टू द प्रीवियस स्कार और स्कार टेंडरनेस पे भी बात हो जाएगी. ठीक है, सो ये क्विकली इसका हिस्ट्री और एग्जामिनेशन होगा. कुछ कोई चीज किसी ने ऐड करनी है, फिर हम जल्दी से इन्वेस्टिगेशन से ऑनवर्ड्स हम नायला के साथ करते हैं एज अ शॉर्ट केस. जी. मैम ठीक है, बीएमआई सिर्फ करना है। बीएमआई बिल्कुल बहुत जरूरी है, बिकॉज डायबिटीज है पेलार्नेस, इसको, तो आप क्योंकि इसको वो, करोगे बीएमआई. जी मैम, पेलार्नेस हम्म. एनीमिया की साइंस के लिए भी चेक कर लेंगे, प्रेग्नेंट है। वो मैडम तो जनरल एग्जाम फिजिकल एग्जाम पूरा नहीं होता होगा. बीएमआई। नहीं नहीं, जनरल फिजिकल में आप अगर खाली आप बाकी का जनरल फिजिकल और सेलिएंट फीचर्स पे ही कमेंट कर दो तो भी काफी है. वो वही बात, जैसे भी किसी ने कहा कि एग्जाम में वाकई इतना टाइम नहीं होता था आपको, लेकिन जिस तरह मैंने क्विकली सारे सारे सेलिएंट फीचर्स बोले, एंड आई डोंट थिंक आई रियली मिस्ड एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द एग्जामिनेशन एज अ होल. और यस, हिस्ट्री के अंदर मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि इस एस्पेक्ट से या इन पैराग्राफ्स में आपने क्विकली कवर कर लेना. जी यू मैम। बिकॉज अभी तो हमने पूरा डिस्कस करना है और आपके पास वहां सिर्फ 10 मिनट होंगे. देर इज नो पॉइंट इन आप एक एक चीज पे कमेंट नहीं कर सकते कि उसका पैलर क्या था, उसका कोएलोनिकिया था, उसका जॉन्डस था, या उसका साइनोसिस था कि नहीं था, या क्या था. लेकिन यू कैन नॉट मिस फ्यू थिंग्स, स्पेशली अगर आप हाइपरटेंशन का पेशेंट कर रहे हो, तो पल्स और रेडियो फेमरल पे कमेंट कर दो तो अच्छा है. अगर आप रिफ्लेक्सेस पे स्पेसिफिकली बोल दो, अगर आप सेक्रल पीडल एडिमा पे स्पेसिफिकली बोल दो. सो ये वो चीजें जिसपे जरूरी है बात. आप रेस्ट ऑफ द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इन स्पेसिफिक दिस हैज टू बी चेक, राइट.
मैम तो आप ये इस तरीके से हो जाएगा। आपने जो है ना वो वाकई में बहुत फोकस्ड बताया, और एग्जाम में हमें भी ऐसी ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसी तरह हम फिंगर टिप्स अभी पे तक रखो। ये हैं। देखो हर चीज के लिए तैयार रहना है। अभी अभी एनीवन, अब नायला ब्रॉट अप दिस सिनेरियो, इवन आई डिड नॉट नो व्हाट वाज द सिनेरियो। कोई भी बात कभी भी हो दुनिया जिंदगी में, तो आपका दिमाग वही उस लाइन पे इस तरह चले कि यू कैन नॉट मिस एनीथिंग। ठीक है, अब आप इंशाल्लाह एग्जाम पास यस करके मैम। यू बी स्टैंडिंग इन योर वार्ड्स, यूल बी डूइंग राउंड्स, आपके इर्द गिर्द आपके ट्रेनीज होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर एक अगला बेड पे कौन सा पेशेंट है आपको नहीं पता वो कौन सा है, बट यू हैव टू बी दैट साउंड इन योर नॉलेज कि आप वही उस चीज के एक एक एस्पेक्ट को कवर करो, एंड यू कैन नॉट कंपोज योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो इसी की तैयारी के लिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि अपने घर में टॉपिक्स, हर टॉपिक से प्रैक्टिस नहीं है रिलेटेड मैडम। उस चीज की घर में पहले बैठ के प्रैक्टिस कर लो। ये अभी थोड़ा सा टाइम है, मेरा ख्याल है मार्च में एग्जाम अब बाय वे ना। मैडम आफ्टर रमजान अप्रैल तक होगा। अच्छा, थोड़ा सा और आगे हुआ है। ओके, जी रमजान फाइन है ना। इंशाल्लाह। रमजान आ गया, ओके, लेकिन रमजान में पढ़ाई भी कम होगी ना आप लोगों से। सो यस। बेहतर है कि उससे पहले ही अपनी रमजान पे डिपेंड ना करना, अपनी तैयारी पहले ही रखना है, क्योंकि फिर रमजान में सब बड़े परेशान हो जाते हैं तैयारी को लेकर। अभी काफी टाइम है, यू कैन डू ऑल दिस होमवर्क ऑल्सो इंशाल्लाह। ठीक है, सो नायला आपके एग्जाम में क्या इससे शॉर्ट केस किस तरीके, इससे आगे क्या था लिखा हुआ कि फिर हम इसको उसी तरह कर लेते हैं शॉर्ट केस जी। मैडम उसके आगे तो इसी केस पे मतलब वो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट पूछनी थी, और इन्वेस्टिगेशन और ओके। मैनेजमेंट। सो इन्वेस्टिगेशंस आप बताओ इसमें आप क्या कराएंगे। I need investigation for further management of patient, baseline for general well-being of the patient, CBC for HP, platelet, and TLC, हम्म blood group with RH factor, and midstream urine for pulses, protein, sugar, and hepatitis B surface antigen, anti-HCV, OGTT if done, HbA1c if done, and 6-point blood sugar level profile as a patient is diagnosed pre-IHC, and RFTs for serum creatinine, urea, and uric acid. Dating scan to confirm dates, and anomaly scan for any gross fetal anomaly, and recent scan for fetal biometry, estimated fetal weight, amniotic हम्म fluid volume, and placental localization हम्म। and viability of the fetus. बस, मैडम वो अभी आप दे देंगे या आगे? नहीं तो ठीक है, वो तो मैं देती हूँ। और क्या ऐड यस मैम। करेंगे इन्वेस्टिगेशंस में, कोई और बताए व्हाट शी हैज मिस्ड, इसी को करेक्ट करना तो कर लें। बहुत कुछ मैं बताती हूँ, डॉप्लर देखो अप्रोच में पीए। लिख दिया मैं। शाबाश जी यास्मीन, बेसलाइन डॉपलर ऑफ द बेसलाइन डॉपलर ऑफ द वेरी गुड वेरी गुड। और डॉपलर जरूरी है। और देखो इन्होंने पीआईएच प्रोफाइल में खाली आरएफटीज मांगे हैं, व्हाट अबाउट एलएफटीज। ठीक है, सीरम यूरिक एसिड पीआईएच का प्रोफाइल मैडम मैंने एलएफटीज कहा कहाँ था, है? सॉरी आई मिस्ड इट, देन दैट्स गुड। यूरिक एसिड भी ठीक है बिकॉज पीआईएच है। एलएफटीज कहाँ था मैडम जी? ठीक है, गुड। सो अच्छा, एक चीज, दो तीन जी जी। चीजें जो आपने इम्प्रूव करनी है। आई एम ग्लैड के भी टाइम है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैडम टाइम वो इतना मैंने जल्दी कंफर्म गुजर रहा करना है था कि वो जी। ईसीजी और फंडोस्कोपी वो मैं इसमें। बताती हूँ, दो जी तीन जी। चीजें, एक आपके मैडम वो स्टाइल मैंने कंफर्म स्टाइल करना में। था कि ईसीजी या फंडोस्कोपी करनी है या नहीं। मैं बताती हूँ, आपके स्टाइल में एक दो चीजें ठीक इसलिए होने वाली है कि यू डू, आप बोलते ठीक चीज हो, लेकिन जब तक ठीक चीज बोल रहे होते हो ना, वो टाइम बड़ा निकल चुका होता है। यू डोंट नीड टू रिपीट द क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू जस्टिफाई, जस्ट कीप ऑन आस्किंग। मैंने कहा इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी, तो आपने कहा कि फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट आई वुड लाइक टू गेट सम इन्वेस्टिगेशंस डन व्हिच इंक्लूड सीबीसी। व्हाई आर यू सेइंग द होल स्टेटमेंट अगेन, डोंट रिपीट थिंग्स। क्योंकि जब आपने ये पूरी स्टेटमेंट बोल दी और जब आप काम की इन्वेस्टिगेशंस तक आई, तो ह्यूमन नेचर, अगला भी तो एक इंसान है ना जो आपको सुन रहा है, बेशक वो एग्जामिनर है बट वो ह्यूमन बीइंग है। तो जब आपकी काम की बातें आएंगी तो उसका ध्यान हट चुका होगा। यू कैन नॉट रिपीट योर क्वेश्चन इन द एग्जाम, यू कैन नॉट रिपीट द सिनेरियो, और एंड यू शुड नॉट जस्टिफाई। जब आपने आरएफटीज वगैरह बोल रहे थे तो आपने कहा बिकॉज शी इज पता नहीं डायबिटिक या हाइपरटेंसिव, सो आई वुड लाइक टू गेट द यूरिया। व्हाई
टेलिंग मी? आप कराओ, अगर किसी चीज में एग्जामिनर को लगेगा कि ये क्यों कराया है तो वो खुद आपसे पूछेगा कि क्यों कराया, राइट? कि इसकी क्या Yes, ma'am. जस्टिफिकेशन है। अपना टाइम आपने सेव करना है, ना सिर्फ टाइम सेव करने के लिए बल्कि एग्जामिनर की अटेंशन को ग्रैब्ड रखने के लिए। वो आप देखो ना, अगर 13 स्टेशन हैं और उनके पास 13 कैंडिडेट्स आके गुजरे हैं, एंड व्हाट इफ यू आर द 13th कैंडिडेट हु इज फेसिंग दैट एग्जामिनर, तो वो बेचारा जो एग्जामिनर 13 लड़कियों से यही चीजें सुन चुका है, वो वहां बैठ के और एंड यू आर रिपीटिंग द क्वेश्चन, तो ये आपको नेगेटिव मार्क में जा सकता है। तो Yes, ma'am. कभी सिनेरियो रिपीट ना करो। इसी तरह जब आपने बायोडेटा वो चीजें बोल रहे थे, तो यू रिपीटेड द होल सिनेरियो कि शी सेड 33 वीक्स, एंड you were wasting your time and you were wasting the opportunity कि जब उसकी मैक्सिमम टेंशन थी तब आपने काम की चीज नहीं बोली। तो नेवर रिपीट। अब कई दफा होता है ना, एग्जामिनर पूछता है कि व्हाई यू गेटिंग द यूरिन कंप्लीट डन, तो तो कैंडिडेट दिमाग में ये रिपीट कर रहा हो कि व्हाई आई एम गेटिंग द यूरिन कंप्लीट डन बिकॉज ऑफ दिस। दैट्स रॉन्ग। गिव द फोकस्ड एंड द राइट आंसर, चाहे आपके पास 2 घंटे ही क्यों ना एग्जामिनर से बात करने के लिए, ठीक है? ये अदरवाइज भी प्रैक्टिकली भी बड़ा, पेशेंट से बात करने के लिए, कल को आप अपने ट्रेनीज को पढ़ा रहे हो उनसे बात करने के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू डोंट नीड टू रिपीट थिंग्स, ठीक है? टू द पॉइंट बात करो, Yes, ma'am. फोकस टारगेटेड। सो आपकी इन्वेस्टिगेशंस वर ऑल राइट। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड शुगर लेवल्स इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, स्पेशली इन Hmm. टर्म्स ऑफ ओजीटीटी एंड HbA1c, तो आप बताओ कि कब का ओजीटीटी आप मांग रहे हो। शी इज एट 33 वीक्स। आप बताओ कि क्या आपने अर्ली ट्राइमेस्टर ओजीटीटी मांगा है, या आपने 24 से 26 वीक्स वाला ओजीटीटी मांगा है, या आपने 32 से 34 वीक्स वाला ओजीटीटी मांगा है? विच ओजीटीटी यू आर टॉकिंग अबाउट? HbA1c है तो पूछो कौन सा वाला भला। क्या पिछली प्रेगनेंसी के बाद वाला HbA1c मांगा है, या इस प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर का, या कब का HbA1c मांगा है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 6 लेवल्स बोले, कौन से 6 लेवल्स? उस टाइम पे जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, या यस्टरडे वाले? सो अगर आप ये नहीं मांग रहे तो वो ऐसे फीलिंग्स ये आ रही होती है कि यू हैव नॉट मैनेज्ड पेशेंट ऑफ डायबिटीज, बिकॉज आपने कभी टाइमिंग्स को नोट ही नहीं किया, ठीक है? सो जब भी Yes, ओजीटीटी ma'am. मांगो तो बताओ तो सही कि किस टाइम का मांग रहे हो, ठीक है? स्कैन्स आपने अच्छे मांग लिए, एंड देयर वर फ्यू थिंग्स, जैसे कि आपने कहा कि इसमें रेटिनोस्कोपी या फिर वो जो है रीनल RFT, इसकी एज सच सिग्निफिकेंस डायबिटीज से रिलेट करके क्या होगी, या हाइपरटेंशन से रिलेटेड। सो यस, उसमें आप कहोगे कि मुझे इसका या तो अर्ली ट्राइमेस्टर HbA1c चाहिए, या मुझे पोस्टपार्टम HbA1c की वैल्यू चाहिए 40 days पोस्टपार्टम पार्टम की लास्ट टाइम की, so that I can know if she was having diabetes before this pregnancy or not, pre-existing diabetes थी या नहीं। अगर वो रिकॉर्ड नहीं है तो टेक हर एज अ chronic diabetic patient, और फिर तो आप उसका रेटिनोस्कोपी और वो सारा कुछ कराओगे। बट अगर वो आपको दे देते हैं, वो कहते हैं रिकॉर्ड में है और सब कुछ कंफर्म्ड है कि वाकई शी वॉज एक्चुअली डायग्नोस्ड एट 20 वीक्स, और उसका PIH का तो खैर वैसे भी हम, अगर तो प्री एग्जिस्टिंग कोई रिकॉर्ड है तो ठीक है, नहीं तो हम वैसे ही इसको क्रॉनिक ही लेके चलेंगे। तो फिर तो हम, अगर उसका कोई रिकॉर्ड है और वाकई वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है या वो जेस्टेशनल ही है, तो फिर आप उसके रेटिनोस्कोपी की जरूरत नहीं है, ठीक है? और Yes. ECG की भी नहीं है, वरना तो फिर ECG की भी होगी। RFT तो फिर भी करानी है, क्योंकि PIH हो या वो क्रॉनिक हो तो भी RFT तो हो ही जाएंगे। सो ये इन 2-3 चीजों की तो इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, डॉपलर डॉपलर देखो, डॉपलर डायबिटीज और हाइपरटेंशन में आपने कब कराने? किसी ने डॉपलर कहा, बिल्कुल ठीक बात थी, लेकिन किस में? वही बात है कि इफ शी इज अ केस ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन और क्रॉनिक डायबिटीज, तो फिर आप एक 28 वीक्स और 32 वीक्स पे डॉपलर कराओगे। बट इफ शी इज GDM और PIH, confirmed GDM and PIH, and apparently on ultrasound or on your examination there is no complication related to diabetes or hypertension, such as maybe macrosomia, या मे बी IUGR या पॉली या ओलिगोहाइड्रोमियोस नहीं है उसके अंदर, एंड शी इज अ कंफर्म डायग्नोज केस ऑफ GDM और PIH, और एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड सब कुछ ठीक जा रहा है अकॉर्डिंग टू द डेट्स, तो फिर आप, फिर इसके अंदर डॉपलर की सिग्निफिकेंस नहीं है। डॉपलर जो गाइडलाइन में लिखा हुआ है, नाइस की गाइडलाइन में, उसमें यही है कि क्रॉनिक डायबिटीज और क्रॉनिक हाइपरटेंशन में आप 28 और 32 वीक्स में कराते हो, चाहे आपकी अल्ट्रासाउंड और कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं भी है, और अल्ट्रासाउंड
भी नॉर्मल है और सारा कुछ अकॉर्डिंग टू डेट से आ रहा है, बट शी इज chronic diabetic and chronic hypertensive, then you get a baseline Doppler 28 and then 32 weeks. But if she is not chronic or pre-existing diabetes or hypertension, she's a known case diagnosed after 20 weeks of diabetes or PIH, and then और उसका एग्जामिनेशन अल्ट्रासाउंड सब कुछ ठीक जा रहा है, तो फिर आप उसका डॉप्लर नहीं कराओगे। ठीक है यास्मीन? जी मैम। Yes, ma'am. ठीक है, सो गुड। अच्छा, किसी और ने कोई इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करना है या कुछ और? मैम मतलब इसमें इस केस में बेसलाइन डॉपलर नहीं करवाएंगे 28 अब तो 32 हो गए, लेकिन मैम हाँ, कौन बोल रहा था? सॉरी, फ्रोज बोल रही थी। जी मैम वही बोल रही थी। ओह वो सॉरी सॉरी उन्होंने सॉरी। लिखा था ना कि बेसलाइन डॉपलर करवाएंगे, इस वजह से मुझे भी लगा मैम कि बेसलाइन डॉपलर क्रॉनिक में लिखा हुआ है, राइट? मैम इस मैडम केस एक में नहीं वर्कशॉप करवाएंगे डॉपलर। अटेंड की थी उसमें। देखो, एक बात ये कि डॉपलर इतना गलत लग भी नहीं रहा कि अगर आप कराओ, लेकिन अगर आप गाइडलाइन की बात मानो तो गाइडलाइन क्रॉनिक पे लिखा है ना, इस गाइडलाइन में उसके अंदर पीआईएच या जीडीएम में वहां लिखा है जहां कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो, जैसे कि इंडिकेटेड, मैक्रोसोमिया, इफ पॉलीओलिगो, इंडिकेटेड आईओजीआर, राइट? लिखा हुआ। इफ इंडिकेटेड, मैम राइट? मैम इसमें हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि इसकी सिम्फेजोफंडल लाइट अप्रोप्रिएट है और यस। इसका अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल है, तो इसमें कोई भी हमें रिस्क इसका फैक्टर नहीं मिला कि हम बिल्कुल, डॉपलर करवाएं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर वो क्रोनिक डायबिटिक या क्रोनिक हाइपरटेंसिव है, तो फिर देर आर माइक्रोवास्कुलर चेंजेस विच आर गोइंग ऑन एट द प्लेसेंटल लेवल ऑल्सो, और उसकी वजह से, उन माइक्रोवास्कुलर चेंजेस की वजह से पेशेंट बेबी की ग्रोथ या कोई ओलिगो या कुछ ना कुछ अफेक्ट हो सकता है। और ये जो माइक्रोवास्कुलर चेंजेस तब डेवलप होती हैं जब पेशेंट क्रोनिक डायबिटीज यानी कई सालों से डायबिटीज हो, तभी जाके तो माइक्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर इफेक्ट होगा ना। अगर वो कई सालों से है डायबिटिक या हाइपरटेंसिव, अगर वो जीडीएम या पीआईएच है, तो जीडीएम और पीआईएच इतना जल्दी वेसल्स को अफेक्ट नहीं करता बॉडी की, इसीलिए तो हम रेटिनोस्कोपी और रीनल प्रोफाइल नहीं कराते अगर वो जीडीएम हो खाली, राइट? जीडीएम क्रोनिक प्री एग्जिस्टिंग में कराते हैं। इसी तरह डॉपलर इसलिए इंडिकेटेड है क्रोनिक के अंदर स्पेशली, चाहे वो ग्रोथ आपको ठीक भी लग रही हो, क्योंकि वो पुरानी डायबिटीज है और उसको माइक्रोवास्कुलर इफेक्ट हो सकता है। जो तो है अगर जीडीएम या पीआईएच, उसके अंदर अगर पीआईएच के अंदर फिर भी कई जगहों पर लिखा हुआ है कि आप बेसलाइन एक डॉपलर करा लो, लेकिन जीडीएम में तो प्री एग्जिस्टिंग होगा तो कराएंगे, तो ये सिर्फ इंडिकेटेड अगर बात हो तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है? जी। सो मुझे एक चीज बताएं नायला, जीटीटी का बताओ ना, क्राइटेरिया कब कब कराओगे प्रेगनेंसी में, और क्या आपका क्राइटेरिया है और वो सारा डायग्नोसिस का। जीडीएम के केस में या डायबिटीज के केस में आपकी इन्वेस्टिगेशंस और स्पेशली ब्लड शुगर लेवल्स के कॉन्सेप्ट्स, डायग्नोस कैसे किया, कंट्रोल कैसे किया, कितना लेवल टारगेट है, वो सारा कुछ बहुत मैटर करता है। क्विकली नायला जी। जी। I will counsel my patient that she is having high risk pregnancy with GDM and PIH with previous to C-section. हम्म। I will explain fetal-maternal maternal risk of hyperglycemia, recurrent urinary tract infection, preterm labor, polyhydramnios, and due to PA, she is also at risk of developing preeclampsia and iatrogenic preterm delivery, and long-term risk of type 2 diabetes mellitus, and fetal risk of macrosomia, unexplained stillbirth, neonatal risk of respiratory distress syndrome, hypoglycemia, and poor feeding. I will manage my patient with the multidisciplinary team, which include dietitian, senior obstetrician, anesthetist, neonatologist, and physician or endocrinologist. I will keep my patient admitted and do fetal-maternal surveillance, and I will monitor her whole day blood sugar profile, and my aim is to keep her fasting less than 95 milligram per deciliter and 1 hour less than 140 milligram per deciliter. And I will
Also, I will also give her diet chart according to her BMI, and as 80% as 80% blood sugar level control will proper diet. I will also counsel her for as she is already taking insulin. So I will monitor her blood sugar level, and I will counsel her for sign and symptom of hypoglycemia and reduced fetal movement. And I will monitor her BP, and my aim is to keep her BP less than 135/85, and vigilant for I will be vigilant for sign and symptom of preeclampsia. I will give her FKCC and do CTG daily, and weekly growth scan for fetal growth, amniotic fluid volume, and as patient is at 33 weeks, I will reassess her at 36 weeks, and I will do her scan for estimated fetal weight, and I will involve multidisciplinary team, and do anesthesia evaluation, and I will monitor her vitals and blood sugar level, and scan for fetal biometry and Likert volume and estimated fetal weight, and I will counsel her for breastfeeding, contraception, and early essential newborn care. If everything go normal, I will do her elective C-section between 38 to 38 plus 6 weeks with steroid cover, and on the day of elective C-section, I will omit her insulin, and I will monitor her blood sugar level half hourly, and my aim is to keep blood sugar level between 4 to 7 millimole, and give insulin according to the sliding scale. And postnatally, I will give certain maternal care like vital monitoring, monitor ठीक blood है, sugar गुड level, and गुड। अच्छा, एक मिनट नाइला। थ्रू आउट इट वाज वेरी गुड, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें बीच में ऐड करनी है। पहले मुझे बताओ कि ओजीटीटी बताएं, व्हाट इज ओजीटीटी एंड हाउ डू यू डू इट एंड व्हाट आर द वैल्यूज। मैडम ओजीटी अगर पेशेंट में रिस्क फैक्टर है maternal like previous history of GDM, Asian ethnicity, BMI greater than 30, and macrosomic previous history of macrosomic baby, then we will do OGTT at booking according to the NICE guideline. But according to the SHGP guideline, every Asian, as we are Asian, every woman should have done OGTT at booking. ठीक And है, if it सो is अब बताओ normal, कैसे करेंगे। OGTT में मैडम फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इसका चेक करेंगे। अगर वो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल एंड आफ्टर 1 hour after according to the NICE guideline, 2 hour after giving her 70 to 75 gram glucose, and तो कितना होता है? diagnostic हाँ, for diagnosis of GDM, it should be 5.6 fasting, and 2 hour after 7.8. And according ठीक to है। the SHGP guideline or WHO, it says that fasting should be 5.1, 1 hour, 1 hour, I think 10, and 2 hour 8.5. Which is के fasting should be less than 95 और 1 hour after glucose it should be कितना आपने बोला, 180 आई 180 थिंक, है ना? 180 और milligram, टू and आवर्स 153 इस तरह कुछ है। इसमें yes दो ma'am, तीन 2 hours कंफ्यूजन्स हैं। 153. देखो, यस 5.6 7.8 वैल्यूज भी याद होनी चाहिए, नाइस वाली भी, और आपको साथ में एसओजीपी वाली भी याद होनी चाहिए। यू कैन मिलीग्राम फॉलो पर डेसिमल। एसओजीपी गाइडलाइंस, बहुत अच्छी गाइडलाइंस है। मेरा ख्याल है उसको ही आप देख लो, वो भी लेकिन नाइस भी। सो बिकॉज एसओजीपी हमारे ऊपर अप्लाई होती है, उसके अंदर अर्ली बुकिंग ओजीटीटी है, देन अगर नॉर्मल आए तो फिर उसमें 24 से 26 वीक्स पे दोबारा है, और अदरवाइज 3rd ट्राइमेस्टर ओजीटीटी भी है, विच इज एट 32 to 34 वीक्स। ठीक है, तो ये तीनों ओजीटीटी। और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप डायग्नोस कर रहे हो ओजीटीटी में ब्लड शुगर लेवल्स, तो उसके अंदर तो चलो ये डब्ल्यूएचओ वाला क्राइटेरिया बेशक अप्लाई कर दो,
विच इज जो जैसे भी नायला ने बताया कि 95, 180, 153 वाला। 180, और 153. लेकिन once the patient is, for example, diabetes diagnosed to have either borderline diabetes, which is pre-diabetes, or the genuine diabetes उसको हो गई अगर डायग्नोस, तो फिर आप उसको उसके कंट्रोल्ड लेवल्स अगर करो, कि यानी कि उसके टारगेटेड वैल्यूज जो है वो फिर 1 आवर आफ्टर वाले 140 और फिर 2 आवर्स वाले 115 हो जाएंगे, राइट। तो कंट्रोल Yes, ma'am. लेवल्स उसके वो हैं, ये दिस इज द डिफरेंस के इन दोनों में हम किस तरह लेके चलते हैं। और बाकी आपने द रेस्ट, आई थिंक इट वाज वेरी गुड। अभी हम थोड़ा सा इंसुलिन को भी डिस्कस कर लेंगे, बट ओवरऑल अच्छा, अब ये जो आपके दिमाग में पूरा प्लान ऑफ मैनेजमेंट है विच वाज वेरी गुड, इसके अंदर कुछ चीजें आप ऐड करते जाओगे ना, बिकॉज शी इज हाइपरटेंसिव आल्सो। तो आपने ये Yes, देखना है ma'am. कि वेदर शी नीड्स एडमिशन और नॉट। इफ शी नीड्स एडमिशन तो कितना फ्रीक्वेंटली आपने शुगर लेवल्स का तो मेंशन किया, पर कितने फ्रीक्वेंटली आपने ब्लड प्रेशर को और उसके रिफ्लेक्सेस वगैरह को देखना है। उसके अलावा इफ यू आर सेंडिंग हर होम, तो आप उसको किस एडवाइस के साथ भेज रहे हो और कब बुलाना है। इफ शी इज एट 33 वीक्स, 33 वीक्स में मोस्टली पेशेंट लेट आया है, राइट। ये एक आसान सिनेरियो बिकॉज ये 33 वीक्स पे आई है। हम्म, नॉर्मली एग्जाम के अंदर 28 से 32 वीक्स वाले सिनारियोज आते हैं, जिसके अंदर आपको ये डिसाइड करना होता है कि अब आपने कितना फ्रीक्वेंटली इसको ओपीडी में बुलाना है कि और कहाँ तक लेके जाना है, राइट। सो हम्म, इस पेशेंट के अंदर वैसे तो एसओजीपी कहते हैं कि जी अगर इफ शी इज एट 33 वीक्स तो आप उसे वीकली बुला दो, राइट, ताकि आप उसके शुगर लेवल्स और हम्म, हाइपरटेंशन दोनों को कंट्रोल करके चलो। और फिर आप उसको इफ बोथ आर गोइंग ऑल राइट और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, तो आप जैसे कि नालन ने बताया कि 38 से 39 या 39 वीक्स ही हो गया उसके ऊपर। लेकिन बीच में इन बिटवीन आप कहीं डेक्सा को प्रॉपर बताओ भी ना कि आपने 2 डोजेस कितने एमजी दिया, इंट्रामस्कुलर दिया, साथ शुगर का क्या किया, वो सारा कुछ। अच्छा, इसके अंदर अब जो 6 लेवल्स हैं, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एग्जाम में डिस्कशन भी होगी अबाउट द ब्लड शुगर लेवल्स। मैं आपको बताती हूँ हाउ टू गिव स्टीरॉयड कवर। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन किया स्टीरॉयड कैसे देंगे, नायला आप बताओ स्टीरॉयड कैसे दोगे पेशेंट में। madam, if I'm giving Dexa cover, then I will give her 6 mg 12 hours apart, and will do 6 mg, increment of insulin 6 mg 12 hours apart. 12 mg 12 hours अपार्ट। मैम 6 mg वाला है Madam, गाइडलाइन में। madam GDM अगर है डेक्सामेथासोन तो है या 12 कौन सा है? mg। मैम मैडम डेक्सामेथासोन बीटा 6 मिलीग्राम मेथासोन है जो है ना, और बीटामीथासोन 12 mg है और 12 आवर्स अपार्ट, 24 आवर्स अपार्ट है। मैडम सिक्स बीटा एमजी मेथासोन वाला 12 किधर है? mg देना है और मैम डेक्सा 6 सिक्स एम mg। जी वाला 6 mg वाला है 12 आवर अपार्ट और 48 आवर्स के लिए, मतलब मैम 12 आवर्स के बाद 4 डोजेस देंगे। और अगर बीटामीथासोन है तो 12 mg 24 आवर्स अपार्ट देंगे। ठीक है, ठीक दोनों है। को 48 लेकिन आवर्स में बनता कंप्लीट करेंगे। तकरीबन उतने एमजी है, राइट। जी यास्मीन ने जी क्या मैडम कहना है? वो मैम 6 mg 6 hourly 24 hours में वो कंप्लीट हो जी, जाता है। नहीं नहीं मैम जी। 12 आवर्स अपार्ट है। मैडम 6 12 mg आवर्स अपार्ट है। 12 आवर अपार्ट है। अच्छा, 12 आवर्स 6 mg देंगे, कितना जी जी टोटल? मतलब मैम वो टोटल मैडम 24 mg ही देना है, 4 डोजेज देनी है। 4 जी मैम डोजेस 12 आवर्स अपार्ट देंगे इंट्रामस्कुलर, ठीक है। एंड दिस इज और डेक्सामेथासोन। साथ इसके इंसुलिन की डोज फिर ऑल्टर करेंगे, कैसे? मतलब इंक्रीमेंट करेंगे इंसुलिन की डोज 20-40। फर्स्ट डे पे 20 एंड सेकंड पे 40, थर्ड पे 40 एंड फोर्थ पे 20 एंड फिफ्थ पे 10 ये क्या है एंड 20 और 40? 6 20 यूनिट इंसुलिन इसकी रेज करेंगे। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द यूनिट्स। एक तो ये शुगर लेवल्स पे भी डिपेंड करेगा, दूसरा पेशेंट के बेसलाइन इंसुलिन पे डिपेंड करता है कि वो पहले कितनी ले रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप इंक्रीज करते हो। हर एक में नहीं आप 20 यूनिट बढ़ा देते। आई थिंक 20% ऑफ द बेसलाइन लेवल जो वो ले रही है वो आप इंक्रीज करते हो। जी यास्मीन? मैम 20 to 40%, 1 to 5 परसेंट। days पे आप अल्टर इट इज करते नॉट द हैं। यूनिट्स, 20 यूनिट्स या 40 यूनिट्स इंक्रीज ही कर देना वो। और अगेन इसमें काफी ज्यादा उसके लेवल्स पे भी डिपेंड करेगा। और हाउएवर अगर चलो लेवल्स जो आ रहे हैं, आप ओवरऑल ही 20% इंक्रीज कर दो, जितनी इंसुलिन वो ले रही है उससे 20% ऐड कर दो और यूनिट्स, और फिर लेके आई विल टेल यू। अच्छा देखो, जब आपने डेक्सा का कवर देना है, इट इज अ गुड आइडिया ऑल्सो कि 6 यूनिट्स आप अगर 12 आवर्ली दे रहे हो फॉर, और टोटल आपने उसको वही 24 यूनिट्स के हिसाब से 24 mg का ही करना है, तो उसको आप पूरा कर दोगे 6 आवर्ली के हिसाब से, तो वो भी ठीक है। 12 आवर्ली के हिसाब से जैसे हमें नायला ने और अफरोज ने बताया कि वो चाहे हम 12 आवर्स के हिसाब से 6 mg दे के उसके टोटल 24 mg पूरे करेंगे, तो दैट्स अ गुड आइडिया।
बट सिंस टिल द टाइम दिस इज गिवन, बिकॉज डेक्सा से ऑब्वियसली शुगर बढ़ जाएगी। दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि जो बेसलाइन यूनिट्स वाली एरिया है उसमें 20 to 40% इंक्रीज हो जाता है यूनिट्स में। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप उसकी बेसलाइन इंसुलिन को जारी रखो और उसके साथ उसके स्लाइडिंग स्केल यूनिट्स ऐड कर दो। तीसरी ऑप्शन ये होती है कि वो अगर कोई इंसुलिन पे पहले है नहीं एंड शी वाज जस्ट ऑन ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स और मे बी शी वाज नॉट डायग्नोज्ड टू हैव डायबिटीज एज सच, और उसके थोड़े बहुत लेवल्स ऊपर आ रहे हैं, या कभी शी वाज नॉट ऑन इंसुलिन, तो आप उसको स्लाइडिंग स्केल इंसुलिन ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेक्सा कवर दे दो। तो ये दो तीन ऑप्शंस है। ये जो 6 आवर्स अपार्ट वाला है या 6 mg वाला जो उन्होंने बताया 12 आवर्स अपार्ट वाला, इट्स ऑल्सो गुड आइडिया। लेकिन इसको रीचेक भी कर लो, बिकॉज आई थिंक अगर आप उसको 12 आवर्स अपार्ट 12 mg वाली डोज भी देते हो एंड देन यू गो अहेड विद द स्लाइडिंग स्केल और यू इंक्रीज द 20 to 40% ऑफ द बेस लाइन इंसुलिन, तो इवन देन इट इज मैनेज्ड वेरी वेल और आपकी डोज भी जल्दी खत्म हो जाती है एंड देन 72 आवर्स के करीब जो उसका इंसुलिन का इफेक्ट रहता है वो सारा भी ठीक रहता है। सो बट येस, अगर गाइडलाइन में अब इस तरह से आ चुके हैं तो 20% डज नॉट एक्चुअली मीन्स 2 यूनिट्स, इट मीन्स बेस लाइन के 20%। देखो, एक मैं आपको बताती हूँ, ये जो इंसुलिन की डोज होती है ना, ये एक फॉर्मूला तो दिया हुआ है कि इतने कहीं पे दिया हुआ है जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर के हिसाब से 0.6 0.8 0.9 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से आप दो, और फिर से 2/3 1/3 डिवाइड करो, और फिर फर्दर जो सुबह वाली है उसको फिर 2/3 1/3 करो, और जो रात वाली है उसे हाफ हाफ करो। कहीं पे ये भी दिया हुआ है, कहीं पे उन्होंने वैसे देखो, ये जो इंसुलिन आप जब स्टार्ट करते हो ना, यस इट्स अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द पेशेंट, देन देर आर मेनी अदर थिंग्स। ये बहुत हार्ड एंड फास्ट आप फॉर्मूला के हिसाब से चलो तो भी ओके, बट एट टाइम्स आपको खुद से भी बहुत सारे यूनिट्स ऐड करने पड़ते हैं, सब्जेक्टिवली भी कुछ करना पड़ता है। अगर आप वार्ड में फॉर एग्जांपल राउंड कर रहे हैं, यूर सीइंग अ पेशेंट और वो 60 kg किया और आपने उसको फॉर एग्जांपल 0.8 या 0.9 kg 0.9 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से एक इंसुलिन स्टार्ट कराई है, वो सब, और उसकी शुगर, अब बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा उसके जो शुगर लेवल्स आ रहे हैं। डिफरेंट पेशेंट्स की डिफरेंट हैबिट्स होती है, किसी की डाइट, किसी की एक्सरसाइज, कुछ भी, मतलब कई चीजें आप, वो चीजें आपके सामने नहीं हो रही होती, और उसकी शुगर, फिर ओवरऑल जो शुगर की वैल्यूज है उस हिसाब से आपको इंसुलिन बढ़ानी और कम करनी पड़ती है। एट टाइम्स इफ अ पेशेंट इज फॉर एग्जाम्पल टेकिंग जैसे 60 kg की और आपने उसको 60 यूनिट से स्टार्ट कराए हैं 0.9 या 1 यूनिट पर केजी के हिसाब से, तो आप देख रहे हो कि अब आपने उसको डेक्सा फॉर एग्जांपल देना है, तो ओवरऑल आप उसको अगर टीडीएस और एनपीएच दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अगर उसे शॉर्ट एक्टिंग नोवा रैपिड टीडीएस में दे रहे हो और रात में एनपीएच उसको दे रहे हो, किसी भी हिसाब से उसके 60 यूनिट्स का जो भी आपने 2/3 1/3 किया या जो भी करके आपने उसको पूरा किया, तो ओवरऑल आप उसमें हर टाइम की इंसुलिन, इट्स नॉट लाइक 2 यूनिट है पूरे दिन में, 2 यूनिट थोड़ी 20% बनेगा, फिर उसके अंदर आप तकरीबन 60 यूनिट्स का 20% निकालोगे, वो देख लो कितना बनता है, और फिर उसको डिवाइड करके दे दो। या एट टाइम्स आपको लगता है कि आपको सिर्फ लॉन्ग एक्टिंग ही बढ़ानी चाहिए तो वो, और फिर आपको लगता है कि वो ब्रेकफास्ट नहीं करती तो उसकी फॉर एग्जाम्पल दोपहर वाली कम उल्टा आ रही है या सुबह वाली कम आ रही है शुगर, तो आप उस हिसाब से अपनी डोजेस ऊपर नीचे वो करके, बहुत कुछ इसमें सब्जेक्टिव होता है, इसीलिए तो 6 लेवल्स किए जाते हैं। सिर्फ एक फॉर्मूला ही वो नहीं उस चीज को पूरा कर देता। हम सबको एक्सपीरियंस है, जब हम वार्ड्स में भी देखते हो अपने इतने डायबिटीज पेशेंट्स जब एडमिटेड होते हैं और आप उनके जब इंसुलिन को सेट कर रहे होते हो, तो देर इज सो मच ऑफ द सब्जेक्टिव थिंग जो आपको अप्लाई करनी पड़ती है। इसीलिए तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं अब नायला को दूंगी, 6 लेवल्स देती हूँ, पर नायला से मैनेज करेगी। इसी पेशेंट के अंदर नायला अगर फास्टिंग है फॉर एग्जाम्पल, इसकी फास्टिंग 102 है, 1 आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट इसकी 180 है, और लंच जो है प्री प्रेंडियल इसकी थी पेशेंट की 120 और पोस्ट प्रेंडियल 210 है, ठीक है। और डिनर में पेशेंट की प्री डिनर इज 110 बट पोस्ट डिनर इट इज 250। अब आप इसको मैनेज करो। शी वॉज ऑन इंसुलिन, इंसुलिन कौन सी वाली दे रहे हो नायला, क्या देना चाहोगे इसको? चलो मैं आपको इंसुलिन एक बेसलाइन बता देती हूँ। शी इज 60 kg पेशेंट एंड शी वॉज ऑलरेडी ऑन इंसुलिन 10 यूनिट्स नोवा रैपिड टीडीएस एंड 12 यूनिट्स एनपीएच एट नाइट। मैनेज कर लो। एंड शी वॉज ऑल्सो टेकिंग ओरल ग्लूकोफेज 1 ग्राम बीडी।
Madam, patient weight 60 kg. जी। 20. Madam, I will give her insulin according to the weight as uh, um, I will calculate the dose uh, by dividing it by 2 and give it according to the basal bolus regime. And as patient weight is 60 divided by 2, 30, and हम्म। then I will divide 30 into 4 doses. Yes, ma'am. I will give her 7.5 unit insulin TDS 3 times, मतलब in the form of regular insulin, and at night I will give her NPH 7.5 unit. मेरी बात सुनो, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने आपको शुगर लेवल्स दिए हैं जो पहले सारे डिरेंज्ड है। लंच में 210, डिनर में 250, ब्रेकफास्ट के बाद 180। शी इज ऑलरेडी ऑन ओरल हाइपोग्लाइसीमिक। 10 यूनिट शॉर्ट एक्टिंग टीडीएस वो पहले ही ले रही है। 12 यूनिट एनपीएच वो रात को ले रही है। आप तो उसकी जो ऑलरेडी डोज वो ले रही है उससे भी और कम कर रहे हो। आप तो 10 यूनिट को कह रहे हो मैं 7.5 कर दूंगी, और पता नहीं एनपीएच को, वो तो पहले शुगर डिरेज्ड है, आप उसकी और कम कर रहे हो इंसुलिन। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मैडम, इंसुलिन है का इतना आइडिया नहीं है मुझे। नहीं, आइडिया को छोड़ो। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक कुछ वैल्यूज दी हैं, आपने उसकी शुगर ठीक नहीं जा रही डिस्पाइट इंसुलिन। तो अब क्या करना है? कोई और मैनेज कर ले इसको जल्दी से फटाफट। फातिमा के जवाब ठीक है, फातिमा आप ही कर लो बेशक मैनेज। नहीं, कोई और बता दे। देखो जब आपको एग्जाम के अंदर तो ऐसे ही होगा ना, इन्वेस्टिगेशंस पे वहां रोक लेंगे 6 लेवल्स पे। वो ये लेवल्स आपके सामने दे दिए, आपने वही अपने सामने लिख लेने। और उसके बाद अब उन्होंने आपने कहना है कि शी इज ऑलरेडी ऑन ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एंड इंसुलिन। आई वुड लाइक टू नो हर रूटीन, कि वो डाइट में क्या कह रही है। कि वो डाइट, इफ शी इज अवेयर ऑफ गुड डाइट, कि डायबिटीज से रिलेटेड क्या डाइट वो ले रही है। नंबर 2, इफ शी नोज अबाउट द एक्सरसाइज, क्या वो एक्सरसाइज कर रही है या नहीं। क्या पता वो सुबह नाश्ते में मिल्क शेक पीती हो, दोपहर को पता नहीं कोई डिजर्ट खाती हो लंच के बाद, और डिनर में भी पता नहीं वो क्या साथ लेती हो, मिठाइयाँ खा रही हो। सो द थिंग इज कि सबसे पहले तो कई दफा डाइट से ही बहुत कुछ बेहतरी आ जाती है। ठीक है, तो आप कहोगे कि शी इज ऑलरेडी टेकिंग इंसुलिन, बट मैं अब उसकी डाइट पे भी तो नजर रखूंगी। एक चीज, दूसरी चीज ये कि अब उन सब चीजों के बावजूद अगर ये लेवल्स आ रहे हैं, तो जो ऑलरेडी वो इंसुलिन ले रही है, तो मैं इसी को कुछ थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दूंगी। देर इज नो एज मैडम, सच फॉर्मूला टू इंक्रीज द बेस लाइन इंसुलिन लेवल्स। आप उसको सब्जेक्टिवली देख के इंसुलिन को बढ़ा दोगे। आप कहोगे कि वो 12 यूनिट एनपीए, वैसे तो वो 60 kg है। आई थिंक शी इज नॉट ऑलरेडी taking adequate amount of insulin which she should be taking, because अगर 60 kg और हमने 60 यूनिट्स ही पूरे करने हैं, और 12 वो नाइट में ले रही है और 30 वो दिन में ले रही है, तो इसके तो 42 यूनिट्स बन रहे हैं। तो ऑलरेडी ही ये इंसुलिन इसकी 60 यूनिट के करीब होनी चाहिए, तो चाहे आप उसके दिन। अच्छा, दूसरा आपने कहा कि 7.5 यूनिट। 7.5 की तो मेजरमेंट ही बड़ी मुश्किल है ये इंसुलिन की। या तो आप उसको 8 यूनिट दे दो या 6 यूनिट दे दो। इवन ऑड नंबर वाली भी जब हम 7 यूनिट्स या 9 यूनिट्स में बात करते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेन भी यूज करियो, या अगर वो इंसुलिन सिरिंज में, तो पॉसिबल ही नहीं होता कि आप उसको ऑड नंबर या 0.5 में सेट कर सको। तो आपने बात ऐसे करनी है कि एग्जामिनर को भी पता चले कि आप इंसुलिन लगाते भी रहे हो पेशेंट को, एंड यू नो एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो आप किसी पेशेंट को एडवाइस 7.5, तो उसकी वो कैसे मेजर करेगी? तो आप उसको एग्जैक्ट बताओ, इधर 8, मतलब वो खैर 8 तो खैर इसमें तो नहीं, इसमें आप 10 को शायद शायद 12 पे इनिशियली हमने उसे हाइपोग्लाइसीमिया भी नहीं करना, आप टेस्ट 200 में लेवल आ रहे हैं, तो आप 10 को 14 कर दो। 14 यूनिट्स टीटीएस कर दो, रात को जो वो 12 यूनिट्स कर रही है उसको 16 कर दो। सो दैट नाउ यू विल कीप ऑन मॉनिटरिंग, और उसके आप लेवल देखोगे। आप साथ बोलो कि माई टारगेट ब्लड शुगर लेवल इज टू हैव एटलीस्ट 140 मिलीग्राम पर डेसिलीटर फॉर 1 आवर पोस्ट प्रेंडियल। तो उसके बाद 1 सेकेंड, सॉरी, आप टेक दिस ये।
अच्छा सॉरी। सो ठीक है, अगर किसी ने कोई और कमेंट करना है बता दें, मैं फिर वो करूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ समझ आया इंसुलिन को कैसे बढ़ाना है नायला? मैडम बुक्स में लिखा हुआ था कि अगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो हम 20% इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब और हर उसको उसकी ओवरऑल में डोज में। 20% इंक्रीमेंट कर दो, बिल्कुल ठीक लिखा है। यस मैम, तो फिर इसको देखो इसमें मेरी कैसे बात करेंगे? सुनो नायला, मेरी बात सुनो। हम्म, एग्जाम देखो, बोर्ड में हैव यू एवर सीन योर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और इवन एसआर डूइंग अराउंड एंड डूइंग कैलकुलेशंस विद अ पेन एंड अ कैलकुलेटर या मोबाइल के कैलकुलेटर में, और फिर यू हैव नॉट, आपने डायरेक्ट इंसुलिन बढ़ते देखी है, इजंट इट सो? मैडम वो डायरेक्टली मतलब मोस्टली स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंगली हम करते थे। नहीं, इसमें अब आप सारी इंसुलिन खत्म करके स्लाइडिंग स्केल ऐड कर दोगे? नहीं, नो मैम। कैसी बातें कर रही हो आप? देखो नोट, इसमें 20% आप कैलकुलेट करो ना, 60 का 20% क्या होता है? सो तो ओवरऑल अगर आप इंसुलिन देखो, सबसे पहली बात ये कि बेसलाइन इंसुलिन कैलकुलेट कैसे करनी है, वो 0.8 या 0.9 यूनिट्स पर केजी, राइट? मोर यस और मैम। लेस 1 यूनिट पर केजी हो गया। 60 केजी की है तो आपने उसको 60 यूनिट्स देने हैं। मैंने जो आपको इंसुलिन बताई वो 42 यूनिट्स ले रही थी एक दिन में विद डिवाइडेड डोजेस। मैंने उस लिहाज से उसको थोड़ी सी बढ़ाई ताकि वो 60 के करीब हो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 60 का 20% देखो तो 12 यूनिट और होता है बढ़ाना। तो मोर और लेस हम उधर ही आके खड़े हो गए ना। हम्म, एग्जाम के अंदर बहुत ही बुरा लगता है अगर आप पेन से फॉर्मूले लिख के कैलकुलेट करने बैठ जाओ। यू डोंट हैव टाइम। चाहे जब 1 आवर का वाइवा होता था उसमें भी टाइम नहीं होता था कि आप वीनोफर की डोज कैलकुलेट कर रहे हो। आपको आपको अपने एक्सपीरियंस से और आपको सब्जेक्टिवली भी मतलब यू विच शुड बी करेक्ट एट द सेम टाइम। ये मतलब नहीं है कि सब्जेक्टिव में आप बेवकूफों वाली बातें करो। सो आपने, आपको पता होना चाहिए कि 8 HP पे आपने कितनी विनोफर लगानी है या कितनी फेरेंजिक देनी है। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल, अब हर पेशेंट की वैल्यूज डिफरेंट लिखी हो सकती हैं, 6 लेवल्स उसमें। आपने कैसे मैनेज करना है, अपने डाइट से शुरू करके डाइट, एक्सरसाइज और ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, और उसके बाद जब इंसुलिन की बात करनी है तो इंसुलिन बेसलाइन आपको जहन में है। अब यू कैन नॉट कैलकुलेट 0.9 मल्टीप्लाई बाय 60, ये करने बैठ जाओ, यानी डेसिमल्स की कैलकुलेशंस वहां करने बैठ जाओ, तो इससे बेहतर नहीं आप रफली 1 यूनिट पर केजी के हिसाब से 60 निकालो। 60 को अगर आप 2/3 1/3 मेथड कर रहे हो तो क्विकली उस लिहाज से एक रफली बोल दो इतने यूनिट्स, और एंड यू कैन स्टार्ट ऑफ लाइक दैट इन अ पेशेंट। हमारा टारगेट है पेशेंट की 140 से कम 1 आवर पोस्ट प्रेंडियल, चाहे वो जिस तरह भी हो, ठीक है? लेकिन अकलमंदी से, ऐसे नहीं मुंह उठा के। अब 20% राइज इन इंसुलिन डज नॉट मीन कि जमीन और आसमान एक हो जाएगा अगर आपके 2-4 यूनिट ऊपर नीचे हो। एज अ होल अब देखो, कई दफा होता है कि एक टाइम की शुगर ज्यादा आ रही है और एक टाइम की कम आ रही है। सो आप उसको, जाहिर है आप पीटीएस में या आप उसको जब शॉर्ट एक्टिंग तो एक ही यूनिट एक जितने ही होंगे, लेकिन लॉन्ग एक्टिंग को ऊपर नीचे कर सकते हो ताकि जब लॉन्ग एक्टिंग का एक्ट करी हो तो वो उस पूरे टाइम को कवर करे, सो दैट यू शुड नॉट गो बिकम हाइपोग्लाइसेमिक एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है? सो ये इंसुलिन इज वेरी मच अबाउट द एक्सपीरियंस कि आप किस तरीके से देते आए हो।
तो इसमें बिल्कुल भी मोगी नहीं मारनी। स्लाइडिंग स्केल का कॉन्सेप्ट है बट खत्म सा हो गया है। वो सिर्फ डेक्सा के साथ या पोस्ट प्रेंडियल में आप और अप्लाई कर सकते हो। लेकिन या इवन ड्यूरिंग लेबर भी कुछ लोग करते हैं कि 4 to 7 मिलीमोल्स अगर उन्होंने रखनी है ब्लड शुगर लेवल पेशेंट ड्यूरिंग और सी 7 से सेक्शन। ज्यादा आ रही है तो वो स्लाइडिंग स्केल का इस्तेमाल कर ले। लेकिन उसके अंदर फिर 4 से कम भी हो सकता है। फिर न्यूट्रलाइजिंग ड्रिप ऑफ डेक्सट्रोज भी लगानी पड़ जाती है विच इज विद 12 यूनिट इंसुलिन एंड 5% एक्सट्रूड वाटर 1000 सीसी उसके अंदर डाल के फिर आप उसको उस तरीके से 100 ml पर आवर के हिसाब से वो भी दे देते हो तो वो न्यूट्रलाइजिंग ड्रिप हो जाती है। उसके अलावा कई दफा डेक्सट्रोज के साथ आप न्यूट्रलाइजिंग 2 यूनिट पर आवर के हिसाब से इंसुलिन पंप के साथ भी दे रहे होते हो लीवर के में। लेकिन ये चीजें वही बात है कि उस केस में जहाँ 4 से 7 के बीच में 4 से 7 ये नॉर्मल रेंज 4 से 7 के बीच में अगर ना आ रहा हो अगर ठीक है मेंटेन नहीं हो। हाँ शाबाश तो तब हम दे देंगे। वो आपने पोस्ट पेंडियल हमें अच्छा बता दिया था। लेकिन जो 6 लेवल्स वाली बात है वो तो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आप खड़े हुए आपके पास 4 मरीज है वार्ड में लेटे हुए बेड्स के ऊपर आप एक से दूसरे के ऊपर जा रहे हो एंड यू शुड नो कि अगर एक के अंदर आपने देखा है ये लेवल्स हैं आप वहीं पे खड़े खड़े जैसे मैंने इसके अंदर आपको सब्जेक्टिवली बताया आई डिड नॉट एक्चुअली कैलकुलेट। एक चीज मेरे जहन में जरूर थी कि शी 60 kg की पेशेंट है तो ये ऑलरेडी कम इंसुलिन ले रही है बिकॉज ये 10 TDS ले रही है नोवारेपिस और 12 NPH ले रही है तो इसके तो यूनिट्स इसके वेट के हिसाब से पहले ही कम बन रहे हैं। इसलिए भी इसकी और शुगर इसकी बहुत ज्यादा आ रही है। एक चीज और क्विकली क्लास हमारी थोड़ी सी लंबी होगी है वो क्विकली ये कि जो है अगर यही पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज के साथ होती है विच इज पॉलीहाइड्रोएमनियास और मैक्रोसोमिया तो उसमें मेरा यस उसमें मेरा टारगेट लेवल उससे कम होता है यानी कि 140 1 आवर पोस्ट प्रेंडियल ना होता 120 1 आवर पोस्ट प्रेंडियल होता ताकि उसका पॉली और मैक्रो ठीक हो। नंबर 1 नंबर 2 ये कि मैं 39 वीक्स तक ना जाती हूँ बिफोर 38 वीक्स मैं इसको 38 पे मैक्सिमम डिसाइड कर लेती हूँ बिकॉज इज अ कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ डायबिटीज। ठीक है और कोई क्वेश्चन फिर क्लास एंड हो जाएगी जी। मैडम वो एग्जामिनर ने भी यही क्वेश्चन पूछा था कि पोस्ट प्रेंडियल ना उसके लेवल आ रहे हैं 246 तो आप कैसे उसको इंसुलिन देंगे तब भी मुझे नहीं आया था। कोई बात नहीं ये आप अपनी करो एंड गो एंड हैव अ लुक एट द इंसुलिन पेन्स as well as the insulin syringes 7.5 is no unit to be advised to any diabetic patient। ठीक है पॉइंट्स में आप बात नहीं कर सकते इंसुलिन की डोज में क्योंकि वो जी लग नहीं सकती। ठीक मैम है एक और चीज एसओजीपी में जो है ना वो गेस्टेशनल एज के हिसाब से 0.6 0.8 यूनिट या हाँ तो उसी तो तरह कर उसको लो रफली रफली। रफली देखो वन इतना टाइम नहीं होता 0.8 को हमें किधर आता है मल्टीप्लाई करना कोई बात 72 मैम से फॉर मैम एग्जाम्पल असल में 72 तो kg है तो आप रफली कर लो 72 kg 72 यूनिट 0.8 चाहिए तो 2 4 काम कर लो 68 होंगे या 65 यूनिट होंगे। ठीक है जी मैम मैम 0.9 को मैम 1 ही कंसिडर कर लो। हाँ जी मैम जो ये रिजीम्स है ना वो जब स्टार्ट करते हैं ना हम इंसुलिन तब अप्लाई करते हैं जब एक सेट हो गई अब हाँ ऊपर नीचे हो रहे हैं तो बिल्कुल फिर हम अपने अंदाजे से बिल्कुल वो ऊपर नीचे करते रहेंगे। हाँ दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से गुड थैंक यू फ्रोज। यस ठीक है सो गुड